नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। देश में कोरोना फिर से फैल रहा है। देखते ही देखते दक्षिण के रास्ते कोरोना देश में फैलने की तैयारी कर चुका है। चीन समेत कई देशों में कोरोना की नई लहर आ चुकी है। केरल में रफ्तार 34% तक पहुंच गई। 4 राज्यों के 34 जिलों में फिर से मास्क की अनिवार्यता को लागू कर दिया गया। तो क्या राजस्थान में भी मास्क लगाना जरूरी कर देना चाहिए और जो बिना मास्क के नजर आए उस पर फिर से चालान होना चाहिए? क्योंकि पहली लहर में हम संभल नहीं पाए, दूसरी लहर में संभले लेकिन कोरोना को रोक नहीं पाए, तीसरी लहर में संभले भी और कोरोना को रोकने में कामयाब भी रहे, लेकिन अब चौथी लहर में संभलना है वक्त से पहले, ताकि कोरोना को फैलने से पहले ही रोका जा सके। क्योंकि कोरोना जब फैलता है तो महंगाई बढ़ाता है, बेरोजगारी बढ़ाता है, जिंदगियों को बेपटरी करता है, शहरों को कैद करता है और इससे उभरने में फिर साल लगता है। आज बात इसी मुद्दे पर कि महामारी को फैलने से पहले ही कैसे रोका जाए। राजस्थान से लगते हुए दिल्ली हरियाणा के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, तो क्या राजस्थान को सतर्क रहने की जरूरत? राजस्थान में कैसे कोरोना को फैलने से पहले ही रोका जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल कमिश्नर हैदर अली जैदी जी। सर, स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद हैं RUHS के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ चिकित्सक जोधपुर से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर मनोज महाजन जी, आपका भी स्वागत है। हैदर अली जैदी जी, सर, पड़ोसी राज्यों के अंदर कोरोना बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। दिल्ली में अकेले पूरे देश के बराबर कोरोना के केसेस आ रहे हैं। एक बार फिर लग रहा है कि जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया है और मजबूती से कोरोना के खिलाफ। वैसे बेहतरीन काम किया है सर कोरोना में पुलिस ने। जी, हम तैयार हैं उसके लिए। हमारी मशीनरी पूरी ऑयल्ड है। हमारी जो प्रोटोकॉल है, SOP है, वो तैयार है। जी, अभी दिल्ली में कोरोना है, लेकिन अभी आपको मैं ये बता दूं कि जो पाबंदियां हैं वो अभी भी हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट में लागू हैं। जो 3-4 चीज़ें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है और इसके अलावा हाथों को सैनिटाइज करना है। सर, लेकिन उसको लागू तो लोगों से पाबंदी को वापस नहीं लिया गया, लेकिन सच्चाई है कि आज उसको मुझे लगता है 1% ही लोग होंगे जो फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन आपने एक अच्छी बात कही कि पूरी मशीनरी ऑयल्ड है। मुझे लगता है ऑयल के साथ एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि अब 3 लहर से निपटने का हमारे पास एक्सपीरियंस है। मानकर चले कि शुरुआती फेज में ही जैसे ही सरकार की तरफ से निर्देश होंगे, पूरी मशीनरी एक बार फिर से कोरोना को फैलने से पहले ही कंट्रोल करने में लग जाएगी, जागरूक करने में लग जाएगी पब्लिक को। जी, मुझे लगता है कि अभी ये सही समय है। जागरूकता तो अभी से शुरू कर देनी चाहिए, जागरूकता अभियान जी, और ताकि जो कोरोना की लहर है वो यहाँ तक पहुँच नहीं पाए और हम पहले से सावधान सावचेत रहें। जी, ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। डॉक्टर लोकेंद्र शर्मा जी, सर, पहली लहर को हम समझ ही नहीं पाए, दूसरी लहर को समझे लेकिन रोक नहीं पाए, तीसरी लहर को रोकने में हम काफी हद तक कामयाब रहे लेकिन केसेस काफी ज्यादा रहे। अब चौथी लहर की बारी है। किस तरीके की एहतियात शुरुआत में जरूरी है ताकि इसको इस बार आने से पहले ही कंट्रोल कर दिया जाए? अभी चौथी लहर के बारे में बहुत ही शुरुआती चीज़ें पता चल रही हैं जी। अपन को विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, एक तो ये है, और जो नई लहर है इसका एक जीनोमिक स्टडी जो इस समय पूरे देश में जगह जगह अलग अलग सेंटरों में की जा रही है, वो बहुत ज़रूरी है जी। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि अपन लोगों के पास वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी है, नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी भी है अपने पास इस समय, और अपन को ट्रीटमेंट का भी पूरा आइडिया है कि किस तरह से ट्रीटमेंट हो रहा है जी। और इस समय जो सिर्फ थोड़ा बहुत चिंता की विषय ये है कि जो नया वेरिएंट आ रहा है वो बच्चों को इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी तक के जो
डेटाबेस जो समझ में आ रहा है, जो देखने को मिल रहा है, उसमें इसमें माइल्ड सिम्टम ही नज़र आ रहे हैं। जो नया वेरिएंट है उसमें माइल्ड सिम्टम नज़र आ रहे हैं और बच्चों के केसेस हैं थोड़े बहुत, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन या आईसीयू एडमिशन और ऐसा परसेंटेज उसमें दिख नहीं रहा ऐसा कि बहुत ज़्यादा है। लेकिन सर, अपन को पूरे देश की बात कर ली जाए तो लगभग 13,000 के आसपास केसेस, पॉजिटिव केस इस वक्त हैं। आंकड़ा बता रहा है कि 99% रिकवर हो रहे हैं। जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो अभी तक किसी भी एक स्टेट के अंदर 1% भी नहीं गई, यानी कि जितने वेंटिलेटर, जितने बेड हमारे पास है 1% भी नहीं गई। इसका मतलब मैं ये निकालूं कि डरने की जरूरत नहीं, या इसका मतलब मैं ये निकालूं कि धीरे धीरे बेड ऑक्यूपाई हो रहे हैं, हमें सतर्क रहने की जरूरत है? डेफिनेटली एक तो अपन को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने पास बहुत एक्सपीरियंस है और अपने पास बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट्स मौजूद हैं आईसीयू या सीरियस मरीजों को हैंडल करने के लिए। जी। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पास एक्सपीरियंस है, वैक्सीनेशन इंड्यूस्ड हर्ड इम्यूनिटी भी है। इसमें अपन को वॉच ये रखना है कि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी है कि केस कंट्रोल स्टडी है, जो केसेस आ रहे हैं, बच्चों के केसेस हैं, उनकी स्टडी, उनको वॉच रखना है, उनकी जीनोमिक स्टडी करते रहना है। जी, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अपन को वॉचफुल रहना है। और इनके साथ साथ रहते हुए अगर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए गाइडलाइन जैसे कई स्टेट्स ने लागू करी है, वो बहुत अच्छी बात है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अगर गाइडलाइन जारी की जाए वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो भी साथ साथ शुरू कर दिया जाए तो वो बेटर है। उससे और केसेस में प्लस वैक्सीनेशन सर, राजस्थान के अंदर अगर मैं गलत नहीं तो 77 के आसपास पीसी है जिनको सेकंड डोज लगी है। सर, बाकियों को ट्रैक करके उनको वैक्सीनेट क्यों नहीं किया जा रहा? वैक्सीनेशन का ड्राइव अपन को वापस शुरू करना है। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए ये एक जागरूकता के लिए एक तरह से कार्यक्रम रखा, जिससे लोग जागरूक हों और वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े जी, और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन कराएं। और जैसा कि अभी बूस्टर डोज का भी अलाउ किया है, तो बूस्टर डोज के लिए भी अगर जाएं और इम्यूनिटी, वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी और प्रेजेंट वेरिएंट से जो इम्यूनिटी है उन जी से क्या प्रभाव आ रहे हैं, उन सबको वॉच रखना जरूरी है। ठीक है। डॉक्टर मनोज महाजन जी, सर जोधपुर के अंदर वैक्सीनेशन का परसेंटेज कितना, यानी कि जिनको दोनों डोज लग चुकी है? और दूसरा सवाल आपसे ये कि बच्चों में कितना वैक्सीनेशन हो चुका है सर? क्योंकि चौथी लहर के लिए कहा जा रहा है कि बच्चे ज्यादा चपेट में आ रहे हैं क्योंकि वो वैक्सीनेट नहीं है। हाँ बिल्कुल, वैक्सीनेशन ड्राइव अभी बच्चों में बहुत बड़े प्रमाण में नहीं है, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी हमने यूज़ करनी चाहिए वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए। इसके लिए मैं कहूँगा कि मीडिया अगर जागरूकता अभियान चलाए तो हम काफ़ी परसेंटेज ये पुश कर सकते हैं और बच्चों को काफ़ी वैक्सीनेशन दे सकते हैं, या एल्डरली सब ग्रुप या जो हाई रिस्क सब ग्रुप हम बोलते हैं उनमें भी जो बूस्टर डोज नहीं लगा है उसका भी ये हम जी सर। लेकिन जोधपुर के अंदर आंकड़ा क्या है? फर्स्ट इंडिया तो हमेशा कोशिश करता है कि जब भी इस तरीके की घटना कोई घटने वाली हो उससे पहले सतर्क कर दे। कोरोना को लेकर हमने लगातार कैंपेन चलाए हैं, ड्राइव फिर कैंपेन शुरू कर रहे हैं। सोशल दायित्व सबने मिलकर अगर हमने ये जागरूकता अभियान अगर फैलाया तो इसका असर काफ़ी हद तक अच्छा आ सकता है। और हम जैसे थर्ड वेव में भी इन्फेक्शन की रेट ज़्यादा रही, काफ़ी लोग इन्फेक्ट हुए, बट हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम रही और आईसीयू एडमिशन्स या मॉर्टेलिटी काफ़ी कम रही, वो हम काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं। तो सिमिलर हम फोर्थ वेव में भी अगर सिमिलर वेव में प्रिपेयर रहे वैक्सीनेशन के माध्यम से और सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे सर ने पहले भी कहा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर अभी भी लागू होना चाहिए। हमें फर्स्ट वेव जैसे लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन की लागू की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की ज़रूरत बिल्कुल है। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ये सारी चीज़ें अभी भी कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि जो नया वेरिएंट है उसके। हैदर अली ज़ैदी जी, सर कहा जाता है कि कोरोना के खिलाफ अगर कोई सुरक्षा का घेरा है तो वो है वैक्सीनेशन, लेकिन मैं कहता हूं कि हमारे लिए जो सुरक्षा का घेरा है वो है हमारी पुलिसिंग। सर, पुलिसिंग को सुरक्षा का घेरा यानी कि वैक्सीनेशन क्या 100% हो चला है? और अगर चौथी लहर से लड़ना है तो सबसे पहले हमें बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ेगी। क्या पुलिस महकमा इस तरफ ध्यान दे रहा है? जी, पुलिस महकमे की मैं रोज़ मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं कि हमारे जो भी पुलिस महकमे में वैक्सीनेशन लगते हैं वो बूस्टर डोज अवेलेबल है, दोनों वैक्सीनेशन अवेलेबल हैं जी। इसलिए
एक तो मेरा मानना ये है कि पहले जो हमें कभी किल्लत महसूस हुई थी वैक्सीन की, वो अब नहीं है। अबेंडेंस में वैक्सीनेशन है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम जिन लोगों ने सेकेंड डोज या बूस्टर डोज नहीं लगवाई है, उनको आइडेंटिफाई करके उनको प्रेरित करें कि वो सेकेंड डोज लगवाएं या बूस्टर डोज लगवाएं। जी सर, 3 लहर जा चुकी हैं, क्या कुछ ऐसी समस्याएं सामने आई जो मानकर चले कि चौथी लहर अगर आई तो पुलिस के सामने वो समस्याएं नहीं होगी क्योंकि उनका समाधान ढूंढ लिया गया है? नहीं, पुलिस ने हर लहर से एक्सपीरियंस लिया है और एक्सपीरियंस लेके आपने देखा होगा कि पहली लहर में जो हमारी गलतियां थी या जो अज्ञानता थी वो दूसरी लहर में काफ़ी इम्प्रूव हुई। तीसरी लहर में हमने काफ़ी कंट्रोल किया और अब मुझे महसूस होता है कि चौथी लहर में अगर भगवान नहीं करे ये चीज़ वापस आती है तो उसकी इंटेंसिटी कम होगी, क्योंकि एक तो लोग ज़्यादातर वैक्सीनेटेड हैं, उनमें एंटीबॉडीज़ हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो सिखाना नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी लोगों को पता है कि किस प्रकार से करना है, सिर्फ उनको जागरूक करना है और ज़रूरत पड़े तो थोड़ी सख्ती दिखानी है, उनको लागू करना है। सर, आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि जब 100% के आसपास वैक्सीनेशन हो जाता है तो जागरूक करना जरूरी है। सख्ती तो फिर अंतिम चरण में नजर आती है। जागरूकता के लिए कोई ऐसा कि वीकली कोई प्लान तैयार किया जा रहा हो? सर, जागरूकता से ही काम चल जाएगा तो सख्ती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, हमारी जो एक SOP होती है, इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, वो दूसरी लहर में तीसरी लहर में तैयार की थी। जागरूकता के लिए उसको हम जल्दी लागू करेंगे और एक तरह से थानों में CLGs के माध्यम से या हमारे जो गाड़ियाँ हैं उनमें जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है उसके माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, जो हमारी एजेंसीज हैं जैसे निर्भया है उसके माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि लोगों तक ये बात पहुंचाएं कि अभी तक कोरोना पूरी तरह से मेडिकली ख़त्म नहीं हुआ है, उसके नए वेरिएंट जो हैं वो आ रहे हैं और अपना ध्यान स्वयं रखें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और हाथ अपने जो है वो बार बार धोना या हाथों को अपने चेहरे के पास नहीं ले जाना। ये तीनों चारों चीज़ें जो कि बहुत ही सरल हैं और लोग पहले कर चुके हैं, तो सिर्फ उनको याद दिलाना है। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन लोकेंद्र शर्मा जी, 2 कारण मैं आपसे समझना चाहूंगा। पहला तो ये कि पहली लहर से लेकर अभी तक जो कोरोना के हिंदुस्तान में एंट्री होती है, ये केरल, मिजोरम इस तरफ से क्यों होती है सर? दूसरा है कि वहां पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा क्यों होता है? अगर केरल की बात करें तो केरल में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट 30% के आसपास है सर, काफी ज्यादा है। इसके कारण क्या होते हैं? इसका कारण एज सच अभी तक अपन इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि जैसे केरल में काफ़ी टाइम तक कोरोना रहा, उस चीज़ का कहीं कोई इस तरह का डेटा या किस तरह की स्टडी सामने नहीं आई। ज़्यादातर ये माना गया है कि जहाँ भी जिन भी एरिया में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं उन एरियाज़ में या उन सिटीज़ में केसेस बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी। लेकिन कई स्टेट्स में कोरोना काफ़ी लंबे टाइम तक रहा। ये तो अपन कुछ जेनेटिक वेरिएंट्स या जीनोमिक वेरिएंट्स स्टडी से ही अपन को पता चल सकता है। तो अपन को जीनोमिक स्टडी कोरोना का ये ओमिक्रॉन XE आ रहा है या ओमिक्रॉन के जो भी वेरिएंट आ रहे हैं, इन सब की जीनोमिक स्टडी, और नया कोई वेरिएंट तो नहीं आ रहा, उनकी जीनोमिक स्टडी अपन देखते रहें। लेकिन मानकर चलें कोई कितना ही नया वेरिएंट आ जाए, अब कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लगभग सभी वैक्सीनेटेड हैं। अब तक की सिचुएशन यही लगती है कि अपन, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने पास हर्ड इम्यूनिटी हो चुकी है सबको। दूसरी चीज़, अपने पास वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ है, तो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी भी है अपने पास। इसके अलावा बच्चों को लेकर मैंने देखा कि जिस तरीके से 18 साल से ऊपर के लिए कैंपेन शुरू किया गया था, जागरूकता अभियान शुरू किए गए थे, हो सकता है मेरी नजर ना पड़ी हो, मैंने बच्चों के लिए उस तरीके के अभियान शुरू नहीं देखे हैं। मैंने नहीं देखा कि बच्चों को बहुत ज्यादा जागरूक किया जा रहा हो, उनको ये समझाया जा रहा हो कि अगर आपके अभिभावक आपको वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं तो आप उनको फोर्स कीजिए, उनको लेकर आइए। कोई आंकड़ा है कि अभी तक राजस्थान में कितने 18 से नीचे के बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है? वैक्सीनेशन के प्रोग्राम की अगर अपन थोड़ा सा उसको भी एनालिसिस करें तो एक जो ओमिक्रॉन का जो अभी जो लास्ट वेरिएंट आया था, जो पिछला, जो काफ़ी फैल गया था,
तो उसमें ऐसा नहीं था कि फैमिली में किसी को हुआ तो बच्चों को ना हुआ हो, ऐसा हुआ पॉसिबल नहीं है। तो वो वेरिएंट क्या बच्चों को भी हुआ तो जो नेचुरल इन्फेक्शन की इम्यूनिटी बच्चों में आ चुकी है, डेफिनेटली ये देखने को मिल रहा है, क्योंकि उसके बाद जो बच्चों में इन्फेक्शन आए वो सीरियस नहीं थे। इसका मतलब ये डेफिनेटली बच्चों में भी हर्ड इम्यूनिटी आई है। सर डोज तो लगानी पड़ेगी, बूस्टर डोज के लिए जागरूकता, जैसे आपने अभी ये प्रोग्राम लेकिन बच्चों को दोनों डोज तो लगानी पड़ेंगी ना सर? हाँ, उसके लिए बच्चों के लिए सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है, जागरूकता है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे वैक्सीनेशन के लिए बच्चे के पेरेंट्स हैं वो थोड़े जागरूक हों और जुड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम से। उसके लिए पूरे देश में सभी मेडिकल कॉलेजों में और स्टूडेंट्स के द्वारा और डिफरेंट डिपार्टमेंट के द्वारा मोटिवेशन के लिए टेलीफोनिकली या और जो भी अभियान जो होते हैं उस तरीके से, और आपके मीडियम के माध्यम से, जैसे भी आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया और रेगुलरली आप करते रहते हैं, तो मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाए, उससे वैक्सीनेशन प्रोग्राम में आए लोग बाग। ऐसा नहीं हो कि वैक्सीन्स लगवाने नहीं आए, लेकिन अपन जो स्टडी हैं, जो एंटीबॉडी स्टडीज़ अगर अपन करें सब जगह, पहले जो एंटीबॉडी स्टडी की गई थी उसमें भी 70 to 80% तक बच्चों में एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही थी। तो इस तरह की अपन स्टडी भी साथ सीरो सर्वे अपन करते रहे बच्चों में, उन चीज़ों से अपन जज कर सकते हैं कि बच्चों में कितना एंटीबॉडी है, बच्चों में इम्यूनिटी कितनी है, हर्ड इम्यूनिटी है नहीं है। इस तरह की स्टडी अगर अपन बच्चों में भी करते रहें तो अपन एक पता चल सकता है कि क्या तो वेरिएंट है, एंटीबॉडी लेवल क्या है, वो उसमें इफेक्टिव है कि नहीं। केस और कंट्रोल स्टडी हो गई है, एपिडेमिक स्टडी कर सकते हैं उनकी साथ में, ये चीजें जारी रखना जरूरी है। मनोज जी, उदयपुर से आप जुड़े हैं सर, माफी के साथ मैं कह रहा हूं, लेकिन उदयपुर का आंकड़ा जरा बताइए सर, क्या है, कितने बच्चों को वैक्सीनेट किया जा चुका है अभी तक, कितने बच रहे हैं, कितने ऐसे हैं जिनकी दोनों डोज पूरी हो चुकी है? वैक्सीनेशन का एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है मेरे पास, बट इसका प्रभाव कम है काफ़ी। अभी नंबर एग्जैक्ट नहीं है, और लेकिन ये जागरूकता माध्यम से ही अपन ये नंबर को पुश कर सकते हैं। जैसे अगर अडल्ट वैक्सीनेशन अपन 70-75% तक पुश कर चुके हैं, अडल्ट वैक्सीनेशन पीडियाट्रिक वैक्सीनेशंस को भी हम जागरूकता माध्यम से आगे बढ़ावा दे सकते हैं। सर तो बताइए जरा, अब तो 3-4 महीने हो चुके हैं, जागरूकता के लिए क्या कुछ किया गया? क्योंकि हमारे साथ समस्या है सर, दूसरे फेज में हमने देखा है कि जिनको वैक्सीनेशन नहीं था वो ज्यादा शिकार हुए थे। हम बच्चों के साथ रिस्क तो ले नहीं सकते, ये इंतजार भी नहीं कर सकते कि पहले स्प्रेड होने दिया जाए उसके बाद वैक्सीन करेंगे, हमें तो पहले ही वैक्सीनेशन करना पड़ेगा ना सर। तो प्लानिंग क्या चल रही है? बिल्कुल, इसका वैक्सीनेशन का ड्राइव हमें अभी से शुरू करना चाहिए। जो जो बच्चे लेफ्ट आउट हो गए उनको सेकेंड डोज लगना चाहिए। जी ठीक है, लेकिन लोकेंद्र शर्मा जी, अभी भी देश के अंदर एक बड़ी आबादी है जिसे हम न्यूबॉर्न बेबी कहते हैं, जिन्हें हम 5 साल 6 साल 8 साल तक के बच्चे कहते हैं। सर उनके लिए तो अभी वैक्सीनेशन का टेस्ट हुआ ही नहीं, और मुझे शायद ध्यान भी नहीं कि कोई बहुत व्यापक स्तर पर ट्रायल चल रहा हो, क्योंकि ऐसी बातें भी फ्लो नहीं हो रही हैं। तो मेरा सवाल यह कि मान लिया गया कि उनके अंदर हार्ड इम्यूनिटी तैयार हो गई, उनके लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना ही नहीं, या वेट करें कि कोरोना की कोई एक ऐसी लहर आए, अगर उसकी चपेट में वे आते हैं देन वी विल थिंक अबाउट इट? अपन बच्चों के बारे में ऐसा माना जाता है कि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, और जनरली वो एक कोकून इफेक्ट होता है। जैसे अगर पेरेंट्स को इनको वैक्सीनेशन हो गया तो डेफिनेटली बच्चों में, छोटे बच्चों में इम्यूनिटी ऑटोमेटिकली आ जाती है, उस तरह का माना जाता है। तो इस वजह से अपन को अब तक जितनी भी लहरें थी उसमें बच्चों का आंकड़ा ऐसा कहीं एडवर्स देखने को नहीं मिला। ओवरऑल अगर अपन देखें तो जितने भी सीरो सर्वे हुए उनमें बच्चों में बिना वैक्सीनेशन के ही 60 to 70% उनकी जो है एंटीबॉडीज़ लेवल पॉजिटिविटी आई। तो इस वजह से अपन को होपफुली पॉजिटिव रहना चाहिए। बाकी जैसा कि और वक्ताओं ने बताया कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आपके द्वारा जो जागरूकता की जा रही है और सभी मेडिकल कॉलेज और चिकित्सकों के द्वारा जागरूकता जारी रखी जाए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा सभी मेडिकल कॉलेजों में जीनोमिक सर्वे हो रहे हैं, वो भी जारी रखे जाएँ, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा वैक्सीनेशन ड्राइव और वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता और वैक्सीनेशन का सर्वे किया जाए कि कितना एंटीबॉडीज़ लेवल बच्चों में या बड़ों में आ रहा है, ये कुछ चीज़ें हैं। एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी के अंदर कोरोना फिर से आने लगे हैं। आज की तारीख में 12 कोरोना के पेशेंट रिकॉर्ड किए गए हैं। मेरा जो सैंपलिंग है क्या उसको बढ़ाने की जरूरत है? मेरा ये मानना है कि सैंपलिंग
बढ़ाना और नहीं बढ़ाने से का कोई तात्पर्य नहीं है। हमें सिर्फ चीज़ें ये गिनती उस चीज़ की जानी चाहिए कि अपने पास कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट कितने हैं, जी, कोविड पॉजिटिव पेशेंट आईसीयू में कितने हैं। गिनती उस चीज़ की जानी चाहिए। नंबर गिनने से कोई मतलब नहीं है। नंबर मेरे हिसाब से नंबर गिनना गलत है। सिर्फ अपन ये वायरल की तरह देखें सर। हाँ, इसको इस तरह से देखें क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी ऑलरेडी है। जी। अपन को सिर्फ देखना ये है कि वेरिएंट कौन सा है, एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी रेगुलर रखनी है, बच्चों में वेरिएंट कौन सा आ गया और उस वेरिएंट जो आ गया उस वेरिएंट के मरीज जो हैं आईसीयू में या जो सीरियस मरीज भर्ती अगर हो रहे हैं कोई, तो उसमें कौन सा वेरिएंट है, सिर्फ ये वॉचफुल रखने की ज़रूरत है। बाकी गिनती और फिगर गिनने से कम मेरे को नहीं लगता कोई तात्पर्य है। उसके साथ अगर जागरूकता, जैसा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, जागरूकता कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोगों को जागरूक करें। और सभी मेडिकल कॉलेजों में जो सर हम तो बचपन से ही सुनते हैं प्रिकॉशन इज बेटर देन डिजीज, प्रिकॉशंस के लिए रोक लेंगे। हाँ, वैसे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए सब जागरूक हैं लोग। जैसे ही उनको मीडिया के माध्यम से या कहीं से पता चलता है किस तरह का हो रहा है, तो मास्क की गाइडलाइंस गवर्नमेंट भी जारी कर देती है और लोग बार सेल्फ मोटिवेटेड हैं, वो मास्क का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो क्लोज स्पेस में मास्क का यूज़ करें। अभी गर्मी है। हैदर अली जैदी जी, सर क्योंकि पुलिस ग्राउंड पर काम करती है, हम हो सकते हैं दिन में 100 लोगों से मिले, लेकिन एक पुलिस का सिपाही दिन में 1000 लोगों के कांटेक्ट से होकर गुजरता है, उसके लिए रिस्क ज्यादा होता है सर। रैंडम सैंपलिंग आपको लगता है कि जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनकी कर लेनी चाहिए वक्त वक्त पर? नहीं, बिल्कुल कर लेनी चाहिए। इसके अलावा पुलिस में जागरूकता बहुत है। बूस्टर डोजेज भी जो है वो काफ़ी मात्रा में जो है वो पुलिस वालों ने लगवा लिए हैं। दो चीज़ें अब तक के डिस्कशन से मेरे समझ में आई हैं। एक तो यह है कि बच्चों के लिए जो है वो स्कूल्स में हमें और कहना चाहिए स्कूल प्रशासन के माध्यम से कि बच्चे जो है वो सेकंड डोज भी लगवाएं, और उसके माध्यम से जागरूकता ज़्यादा आ सकती है स्कूल असेंबली वगैरह में। और दूसरा जो है वो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए जागरूकता जो है वो सभी एजेंसीज जो है अपने अपने माध्यम से लोगों में फैलाएं। जी सर, और पुलिस की भूमिका आपको क्या लगती है, और क्या आपको लगता है कि जिस तरीके के मास्क और बाकी इक्विपमेंट पुलिस को मिलते हैं उसमें बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि जो सड़क पर सिक्योरिटी दे रहे हैं, जो सुरक्षा दे रहे हैं, वो पॉल्यूशन को भी झेल रहे हैं, वो कोरोना के वायरस को भी झेल रहे हैं, वर्तमान स्थिति में वो धूल मिट्टी को भी झेल रहे हैं सर। तो उनके लिए कुछ अलग से सोचने की ज़रूरत। ये विषय अलग सा है इसका, पोल्यूशन का और इसका। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें काफ़ी मात्रा में पुलिस डिपार्टमेंट में, मैं ज़िलों में भी रहा, वहाँ भी जयपुर में भी काफ़ी मात्रा में जो है वो सैनिटाइज़र्स, मास्क, इवन N95 मास्क जो थे वो मिले जी और लगाए। और बाद में दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर में जो थे बहुत कम पुलिसमैन जो थे वो संक्रमित रहे। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन या आईसीयू में जो है बहुत कम पेशेंट्स गए। तो मेरा मानना ये है कि हर्ड इम्यूनिटी भी है, बूस्टर डोज भी लगा रखे हैं जी। और जागरूकता के माध्यम से हम चौथी लहर को आने से पहले ही जो है उसको हम रोक सकते हैं या मिनिमाइज कर सकते हैं। सर वही कोशिश करें, और लोगों को जागरूक करने के लिए दरअसल ये प्रोग्राम रखा गया, और इसीलिए हम ये कोशिश भी कर रहे हैं पब्लिक को समझाने की कि ये मत समझिए कि कोरोना चला गया, हमें कोरोना के साथ जीना है, उससे बचकर जीना है। लोकेंद्र शर्मा जी, मानकर चले चिकित्सा विभाग की तरफ से अगले 10 दिन 15 दिन के अंदर जागरूकता अभियान को चलाया जाएगा गांव तक, शहरों तक, ताकि सबको एक बार फिर से ये अलर्ट कर दिया जाए कि आप अगर लापरवाह होंगे तो जो केरल में हो रहा है, जो दिल्ली में हो रहा है, वो राजस्थान में भी हो सकता है, उससे बचने की जरूरत है। हाँ, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस समय जो है जागरूकता चलाया जाना ज़रूरी है, और यही चीज़ें की जा रही है, मीडिया के माध्यम से भी जागरूकता की जा रही है। जागरूकता बहुत ज़रूरी है, उसके साथ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ हो गई या जीनोमिक स्टडीज़ हो गई, साथ में बच्चों में जो है सीरो सर्वे, ये सब चीज़ें करके देखा जा सकता है कि जो नया वेरिएंट है
उससे अपने हर्ड इम्यूनिटी उसमें काम करेगी, वैक्सीनेशन से बेनिफिट होगा नहीं होगा, ये सब चीज़ें देखी जा सकती है और इस तरह की स्टडीज़ या केस कंट्रोल स्टडीज़ इस तरह से की जा सकती है। सर राजस्थान पूरी तरह तैयार लड़ने के लिए कोरोना से? हमारे हिसाब से सब चीज़ें तैयार हैं, पब्लिक भी बहुत जागरूक है और मीडिया भी बड़ा अच्छा जागरूक है जो इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रख रहा है। उम्मीद है आपके साथ और लोग भी जुड़ेंगे और इस तरह के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम करेंगे और लोग जागरूक होंगे और बच्चों के लिए एक स्पेशली ध्यान रखेंगे कि उनके सीरो पॉजिटिविटी कैसी है, नया जो ओमिक्रॉन एक्सी वेरिएंट है उसकी क्या पोजीशन है बच्चों के लिए। इन सब चीज़ों की स्टडी साथ साथ चलती रहेंगी और वॉचफुल रहेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। मनोज जी, फाइनल कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, मानकर चलें उदयपुर में जल्दी जागरूकता अभियान चलाया जाएगा? क्योंकि सर जागरूकता इसलिए नहीं है कि कोरोना तब आएगा तब जागरूक करेंगे, कोरोना ना आए, कोरोना को आने से रोका जाए, इसलिए हम जागरूक करते हैं। जैसे कि हम सोच रहे हैं और बता रहे हैं, हमें कोविड के साथ ही जीना होगा। कोविड हमेशा रहेगा, लेकिन कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हमें कंटिन्यूस रखना पड़ेगा। वी कैन नॉट डिसोसिएट कि कोविड खत्म हो रहा है और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा। कोविड विल ऑलवेज बी देयर फॉर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, बट उसकी मात्रा काफ़ी कम रहेगी अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपना ले। जागरूकता अभियान ये सिर्फ एक मोमेंटरी इवेंट नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यूअस और ग्रेजुअल इवेंट होना चाहिए जो कि अलग अलग माध्यमों से मीडिया काफ़ी बड़ा रोल निभाती है ऐसे सिचुएशंस में, क्योंकि हॉस्पिटल्स और प्रशासन ये हमेशा एक लोकल पॉइंट हो जाता है, लेकिन मीडिया मास अपॉर्चुनिटी होती है लोगों तक पहुंचने के लिए। तो ये जागरूकता कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वेव आना या कोरोना का कहीं लॉकडाउन हो रहा है, चाइना में लॉकडाउन हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है, उस समय नहीं होनी चाहिए। इसका कंटिन्यूअस जागरूकता हमें कंटिन्यू रखना है। जी मनोज जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लोकेंद्र जी आपका भी शुक्रिया और हैदर अली जैदी जी आपका भी बहुत शुक्रिया सर चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रोग्राम